अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। हमारे माशरे में लूटने वालों की किस्में हैं। चोर रात की तारीकी में आता है और आपकी नींद खराब किए बगैर अपना काम करके चला जाता है। सुबह जब आपको चोरी का पता चलता है तो आपको अपने माल के जाने का दुख होता है। इसी तरह डाकू दंदनाता हुआ आता है और माल के साथ साथ आपका सुकून भी ले जाता है। चोर और डाकू के अलावा आपका एक तीसरी किस्म के लुटेरे से भी वास्ता पड़ा होगा। ये लुटेरा आपके महल्ले में रहता है और आपको लूटता भी रहता है। उर्फ़े आम में इसको दादागीर या बदमाश कहते हैं। ये शख्स पुलिस और बासल लोगों से बनाकर रखता है और शरीफ लोगों से भत्ता वसूल करता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी सुनाऊंगा। इसका नाम गुलाब शाह उर्फ बिच्छू था। इसकी उर्फियत की वजह शायद ये थी कि उसने बिच्छू के डंक जैसी खमदार मूछें रखी हुई थीं। मैंने पहली मर्तबा इसे कस्बे के मेन बाजार में देखा था। मैं कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में एक जूतों की दुकान में खड़ा हुआ था कि इस शख्स पर मेरी नज़र पड़ गई। इसने पिशावरी चप्पल, लट्ठे की शलवार और बोस्की की कमीज पहन रखी थी। इसके गले में रेशमी मफलर और हाथ में माचिस और सिगरेट का पैकेट नजर आ रहा था। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, उसने नहायत सुरीली आवाज में कहा और झुककर मेरे साथ हाथ मिलाया। खादिम को गुलाब शाह कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं किसी वक्त थाने में हाजिर होकर आपके न्याज हासिल करूंगा। आपसे पहले जो थानेदार थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी साहब सलामत थी। बड़े अच्छे आदमी थे। मैंने इनसे कहा भी था कि मेरा आपसे जिक्र कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भूल गए होंगे। उसने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि जाने वाले थानेदार ने उसका जिक्र नहीं किया था। मैं इसकी शक्ल सूरत और वज़े कते को देखकर समझ गया था कि वो किस कुमाश का आदमी है। ख्वाजा साहब मुझसे छोटी मोटी खिदमत लेते रहते थे। उसने कदरे राजदाराना लहजे में कहा। ये बाजार का महकमा उन्होंने मेरे सुपुर्द किया हुआ था। मैंने लेन देन के मामले में कभी हेरा फेरी नहीं की। मौला ने चाहा तो आपके साथ भी ये सिलसिला चलता रहेगा। किसी दिन थाने में तफसील से बात होगी। ख्वाजा नज़ीर अहमद मुझसे पहले इस इलाके में थानेदार थे। मेरा हाल ही में वहाँ तबादला हुआ था। मुझसे यकतरफा बातें करते करते गुलाब शाह की नज़र दुकान के मालिक पर पड़ी तो उसने उसे रवानी से कहा, चाचा मेहरदीन, सब खैरियत है ना? कोई रोला रगड़ा हो तो गुलाब शाह को याद कर लेना। फिक्र फाके की कोई बात नहीं है। सब खैरियत है, मेहरदीन दुकानदार ने कहा। हम शरीफ लोग हैं और अपने काम से काम रखते हैं। चंद कदम के फासले पर एक फल वाला छाबड़ी लगाए बैठा था। गुलाब शाह ने उधर खड़े खड़े छाबड़ी वाले को आवाज़ लगाई, ओए 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 पहलवान, ये आसपास क्या गंद डाला है तुमने? ये छिलके उठाओ इधर से। नजर नहीं आता थानेदार साहब बाजार में तशरीफ लाए हैं और मुआयना कर रहे हैं। दोबारा गंद नजर आया तो उठाकर छाबड़ी समेत बाहर फेंक दूंगा। वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा जी मलिक साहब, फिर मुलाकात होगी। बंदे को अपना खादिम ही समझें। इतनी देर में मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ था, मगर वो ज़रा भी बेमज़ा नहीं हुआ। उसने तो नहायत इनकिसारी से झुककर मुझे सलाम किया और आगे चल दिया। 2 कदम चलने के बाद उसने एक कपड़े के दुकानदार को मुखातिब करके कहा, बट साहब, सब ठीक ठाक है ना? कोई काम, कोई मसला या कोई उलझन हो तो गुलाब शाह को याद कर लेना। वो इन लोगों में से था जो पल में भेड़ और पल में भेड़िया बन जाया करते हैं। इसके जाने के बाद मेहरदीन दुकानदार ने कहा, बड़ा खतरनाक आदमी है। नाम तो इसका गुलाब शाह है, मगर लोग इसको बिच्छू कहते हैं। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि सांप का कांटा सोए और बिच्छू का कांटा रोए। ये जिस शख्स को काट लेता है वो जिंदगी भर रोता रहता है। ये काम क्या करता है? मैंने पूछा। बदमाशी करता है। दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों से भत्ता वसूल करता है। अच्छा, किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई? रिपोर्ट कौन लिखवाए और कहाँ लिखवाए आपका तो कुछ पता नहीं, मगर आपसे पहले जो थानेदार थे वो भत्ते में से हिस्सा वसूल किया करते थे। इस बिच्छू ने 4-5 लफंगे रखे हुए हैं। जो शख्स भत्ता नहीं देता ये अपने लफंगों से उनके जरिए भेंटी लगवा देता है। जब से आप आए हैं ताजिरों ने एक एक करके भत्ता देना बंद किया हुआ है, लेकिन रेडी और छाबड़ी वाले मजबूर हैं। इनसे ये अब भी भत्ता लेता है। क्यों?
क्योंकि आपका निचला अमला इसके साथ मिला हुआ है। जो रेहड़ी या छाबड़ी वाला इसको भत्ता नहीं देता, उसको ये उठा दिया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। छाबड़ी वाले और रेहड़ी वालों को कानूनन बैठने की इजाज़त नहीं होती ना। ये लोग तय बाज़ारी नहीं देते। तय बाज़ारी भी देते हैं, भत्ता अलग देना पड़ता है। बस साहब, इन लोगों ने गरीब का जीना हराम किया हुआ है। दूसरे दिन मैंने थाने के अमले को बुलाकर डांट डपट की और कहा कि कोई शख्स छाबड़ी फरोशों से भत्ता न ले, लेकिन मेरी इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अगर एक आदमी खराब हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे सीधा किया जा सकता है, मगर जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो वहां इसलाह करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि वो गरीब आदमी जो सुबह रोजी कमाने के लिए घर से निकलता है, वो थाने कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अगर वो रिपोर्ट दर्ज कराएगा तो इसकी दाढ़ी मारी जाएगी। न सिर्फ दाढ़ी मारी जाएगी बल्कि रोजी का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। दूसरे दिन उसे ठेला लगाने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। मुख्तसर बात यह कि इस मुल्क में गरीब की दाद रसी का कोई मौसर जरिया नहीं है। और अफसोस की बात तो यह है कि गरीब का अपना किरदार भी कोई ऐसा काबिल रश्क नहीं है। जब इसे कुर्सी मिल जाती है तो पिछले वाक़यात भूल जाता है और गरीबों ही को रगड़ा लगाना शुरू कर देता है। चंद रोज के बाद गुलाब शाह उर्फ बिच्छू एक हवलदार के हमरा मेरी कयामगाह पर पहुंच गया। वो अपने साथ फलों का एक टोकरा लेकर आया था। टोकरे के ऊपर रेशमी रुमाल में लिपटी हुई नोटों की गड्डी रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, गुलाब शाह ने कहा और हस्बे आदत झुककर मुसाफा करना चाहा, मगर मैंने इसके हाथ को नज़रअंदाज कर दिया और इसकी आमद का मकसद पूछा। बस जी, सलाम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, उसने मेरे मुंह की परवाह किए बगैर कहा। ये कुछ मौसम का फल आया था, थोड़ा सा आपके लिए ले आया हूँ। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे इसके जद्दी पुश्ती फलों के बागात थे। मैंने पूछा, ये रुमाल में क्या है? यह आपके लिए कुछ नजराना लेकर आया हूँ, मुझे अपना खिदमतगार ही समझें। ख्वाजा साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे, पता नहीं उन्होंने मेरा जिक्र किया था या नहीं। हवलदार ने कहा, सर, ये गुलाब शाह बड़े काम का बंदा है, पुलिस के लिए मुखबिरी वगैरह भी करता है। जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते वहां ये पहुंच जाता है। ख्वाजा साहब इसकी बड़ी कद्र करते थे। मैंने सख्त लहजे में गुलाब शाह से कहा, मुझे पता चला है कि तुम दुकानदारों से भत्ता वसूल करते हो। तौबा जी तौबा, मेरी क्या मजाल है, उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। मैं तो हुक्म का बंदा हूँ। ख्वाजा साहब जो हुक्म देते थे मैं वही करता था। अब आपने ख्वाजा साहब की गद्दी संभाली है तो आपका हुक्म भी मानना पड़ेगा। ये टोकरा और ये पैसे उठा लो और अपनी शक्ल गुम करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं ख्वाजा साहब नहीं हूँ। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो मैं नरमी नहीं करूँगा। मैं हवलदार की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी सुन लो, अगर तुमने ये थाने के किसी दूसरे आदमी ने इस शख्स से ताल्लुक़ रखा तो मैं उसके साथ कोई भी रू रियायत नहीं करूँगा। मलिक साहब, आप तो खामखा नाराज़ हो रहे हैं, गुलाब शाह ने कहा। कोई गलती हो गई है मुझसे? गुलाब शाह, जानते हो कि लोग तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? लोगों का क्या है जी, लोग किसी को सांप और किसी को बिच्छू कह देते हैं, उसने ढिठाई से कहा। असल बात यह है कि पुलिस के साथ काम करने वालों की इज्जत नहीं रहती। दूसरे लफ्ज़ों में उसने ये कहा था कि पुलिस वाले तो बेइज्जत होते ही हैं, इनके साथ काम करने वाले भी अपनी इज्जत खो देते हैं। मुझे इसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर इस वक्त इसका इजहार करना ही मुनासिब था। इसने मेरे इसरार पर फलों का टोकरा उठा लिया और जाते जाते बोला, हुजूर, आपके हुक्म पर वापस जा रहा हूँ, पर मैं बंदा बहुत काम का हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बस इशारा कर दें, फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। गुलाब शाह, पुलिस से दूर रहो और अपनी इज्जत बचाओ, मैंने कहा। हमारे पास काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। वो मक्कार आदमी मेरी बातों पर हंसता रहा और आजिज़ी से बातें करता रहा। मुझे मालूम था कि थाने के कुछ लोग उसके साथ मिले हुए थे, इसलिए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा मैंने उसके मामलात पर नज़र रखनी शुरू कर दी। चंद रोज़ के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसके हाथों 2 आदमी कत्ल हो चुके थे। एक कत्ल पर मुकदमा भी चला था, मगर गुलाब शाह ने गवाहों को डरा धमकाकर बयान बदलने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए वो अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। दूसरे केस में ज़मीन के झगड़े में एक नौजवान लड़के को कत्ल करके उसकी लाश नहर में फेंक दी।
इस वारदात में 2 ऐनी गवाह मौजूद थे, लेकिन लड़के का बाप कमजोर आदमी था। वो गुलाब शाह की धमकी से डर गया। इसका नाम बदरुद्दीन था। मकतूल उसका इकलौता बेटा था। वारदात के फौरन बाद गुलाब शाह अपने 2 बदमाशों को साथ लेकर बदरुद्दीन के घर पहुंचा और उसे बेटे की मौत की खबर देते हुए कहा, चौधरी बदरुद्दीन, मेरे कुछ दुश्मन तुम्हारे बेटे के कत्ल का इल्जाम मेरे सर पर थोपना चाहते हैं, इसलिए जरा सोच समझ कर कोई कदम उठाना। बदरुद्दीन इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर नीम दीवाना हो रहा था। अभी तक उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। गुलाब शाह, ये बातें बाद में करना, उसने कहा। इस वक्त मेरे होश ठिकाने पर नहीं है। मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे की लाश कहाँ है? लाश थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। गुलाब शाह इसके इस्तिराब की परवाह किए बगैर बोला, ये बात अभी करने वाली है। बेटा तो तुम्हारा अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो तो वापस आ नहीं सकता। मेरा मशवरा यह है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न कराना, ना ही लाश का पोस्टमार्टम होने देना। अगर ऐसी कोई बात हुई तो तुम्हारी छोटी बेटी गायब हो जाएगी। चौधरी बदरुद्दीन की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। इसे किसी सबूत के बगैर ही यकीन आ गया कि उसके बेटे का कातिल गुलाब शाह ही था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो कमजोर आदमी था और थाने कचहरी से ज्यादा गुलाब शाह से डरता था। उसको मालूम था कि गुलाब शाह ने खोखली धमकी नहीं दी थी। वो अपनी धमकी को अमली जामा पहना सकता था। वो पुलिस और इलाके के बासल लोगों से बनाकर रखता था। इसके अलावा उसने गुंडे भी रखे हुए थे। बस चौधरी बदरुद्दीन अपनी इज्जत और सलामती की खातिर खामोश हो गया। उसने ना तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और ना ही एहतजाज किया। कत्ल की इन वारदातों के अलावा गुलाब शाह धौंस, धांधली और जुराइम की कई कार्रवाइयों में मुलविस था, मगर उसे कभी सजा नहीं हुई थी। वो जबान का बहुत मीठा था, मगर उसका बातिन बहुत स्याह था। वो जिस शख्स से ये बात जरूर कहता कि कोई मसला, कोई उलझन या कोई परेशानी हो तो गुलाब शाह को याद कर लेना। लोग उसकी मीठी बातों में आ जाते थे और बाज ऐसे काम उसके सुपुर्द कर देते थे जो बसा औकात कानून की नज़र में काबिले गिरफ्त होते थे। थाने में एक अधेड़ उम्र एएसआई था जिसका नाम रमजान अली था। वो इसी इलाके का रहने वाला था और बहुत ईमानदार शख्स था। मैंने उसको अपने कमरे में बुलाया और राजदारी के साथ गुलाब शाह के बारे में पूछा। जनाब, इस शख्स ने बड़ा गंद मचाया हुआ है, उसने कहा। शरीफ लोग इससे बहुत परेशान हैं। ये पकड़ा क्यों नहीं जाता? पकड़ेगा कौन? पकड़ने वाले इससे काम लेते हैं। ख्वाजा साहब का तो ये खास बंदा था। ये मेरे पास भी आया था, फलों का टोकरा और रकम लेकर, मगर मैंने दोनों चीज़ें वापस कर दी। आप इस पर नज़र रखें, अगर ये कोई गैर कानूनी काम करे तो फौरन कार्रवाई करें। मैं नज़र रखूंगा, उसने कहा, मगर मसला ये है कि थाने में कुछ लोग इसके दोस्त हैं, इसको अंदर की खबरें पहुंचा देते हैं। दूसरी बात यह है कि गुलाब शाह बहुत होशियार आदमी है, अपना दामन बचाकर काम करता है। अगर कभी पकड़ा भी जाता है तो लोग इसके खिलाफ गवाही नहीं देते, इसके साथ ही गवाहों को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हो, ये शख्स कानून की गिरफ्त में ज़रूर आना चाहिए। मुझे पता चला है कि ये 2 इंसानों का कातिल भी है। अगर हमने इसको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया तो इसकी शरारतों से कोई भी शख्स महफूज नहीं रहेगा। एएसआई रमजान ने वादा किया कि वो गुलाब शाह पर नज़र रखेगा और मौका मिलते ही उसको गिरफ्तार कर लेगा। चंद रोज के बाद इनायत हुसैन नामी एक लोहार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इसकी बकरी चोरी हो गई है। ये एक आम सी रिपोर्ट थी। मैंने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, अलबत्ता एक हवलदार से कह दिया कि वो मामले की तफ्तीश करके मुझे रिपोर्ट दे। देही इलाकों में मवेशी चोरी होने की शिकायतें आम हैं। बाज़ दफ़ा मवेशी अपने रेवड़ से बिछड़कर इधर उधर हो जाते हैं और 2-4 दिन के बाद मिल जाते हैं। जिस बकरी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उसके बारे में भी मेरा यही ख्याल था कि वो रास्ता भटक गई थी। 2 रोज के बाद हवलदार ने इतला दी कि बकरी का सुराग मिल गया है। कहाँ है वो बकरी? मैंने पूछा। वो खादिम हुसैन नामी जमींदार के बाड़े में देखी गई है। अगर इजाज़त हो तो छापा मारकर उसे बरामद कर लिया जाए। वही बकरी है या कोई और है? हुलिया तो वही है जो इनायत लोहार ने बताया था। मैंने एएसआई रमजान को बुलाकर कहा कि आप हवलदार के साथ चले जाएं और बकरी बरामद करके यहाँ ले आएं, लेकिन पहले तसल्ली कर लें, बल्कि इनायत लोहार को साथ ही ले जाएं। कोई गिरफ्तारी भी करनी है सर? अगर बकरी वाकई चोरी की गई है तो गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि बकरी गलती से जमींदार की बकरियों में चली गई हो।
एएसआई और हवलदार रुखसत हो गए। तकरीबन 1 घंटे बाद बकरी के मिमियाने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद हवलदार और एएसआई 2 आदमियों के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुए। इनमें से एक तो इनायत लोहार था और दूसरा एक 24-25 साल नौजवान था। जनाब, बकरी बरामद हो गई है और हमने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हवलदार ने नौजवान की तरफ इशारा किया। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नौजवान से पूछा। मेरा नाम अली असगर है जी, उसने जवाब दिया। कब से ये धंधा कर रहे हो? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कहा। मैंने बकरी चोरी नहीं की, ये पता नहीं किस तरह हमारे बाड़े में आ गई। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जी। मैंने एएसआई से बकरी के बारे में पूछा। मामला चोरी का ही लगता है, उसने जवाब दिया। बकरी छप्पर के नीचे खूंटे से बंधी हुई थी और उसके ऊपर टाट पड़ा हुआ था। मैंने अली असगर से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? 3 हैं जी, उसने जवाब दिया। अगर बकरियों की तादाद ज़्यादा होती तो ये समझा जा सकता था कि रेवड़ में किसी नई बकरी के आने का पता नहीं चल सका था, लेकिन 3 बकरियों में चौथी का छुपना मुश्किल था। तुम्हें गिनती नहीं आती? मैंने अली असगर से पूछा। आती है जी, लेकिन और ये बकरी खूंटे से बंधी हुई थी और इसके ऊपर टाट भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा। इससे तो साफ पता चलता है कि तुमने बकरी को छुपाने के लिए इसके ऊपर टाट डाल दिया था। वो कस्में खाने लगा कि इसने बकरी को हाथ भी नहीं लगाया था और पुलिस वाले इस किस्म की बातें सुनने के आदी होते हैं। कोई मुजरिम अपना जुर्म तस्लीम नहीं करता। मैंने इसे हवालात में बंद करा दिया और बकरी को बरामदशुदा माल मसरूका के तौर पर थाने के अहाते में बांध दिया। वो सारे दिन बे करती रही। शाम के वक्त इनायत लोहार एक मोहम्मद शख्स के हमरा मेरे पास आ गया। उसका खादिम हुसैन से तारुफ कराया। थानेदार साहब, हमने आपस में सुलह कर ली है, इनायत लोहार ने कहा। इन्होंने वादा किया है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। किस मामले में सुलह कर ली है? मैंने पूछा। ये अली असगर का वालिद है, इनायत लोहार ने कहा। ये कहते हैं कि लड़के से नादानी हो गई थी। मैंने खादिम हुसैन का जायजा लिया। वो सीधा साधा आदमी मालूम होता था। खादिम हुसैन, तुम्हारा बेटा चोरियां करता है? मैंने कहा। और क्या कुछ चोरी किया है इसने? ना जी, मेरा बेटा चोर नहीं है, उसने आजिज़ी के साथ कहा। बंदे से भूल चूक हो ही जाती है। तुमने भी नहीं देखा कि तुम्हारे बाड़े में बकरी बंधी हुई है? आइंदा ख्याल रखूंगा जी। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा खादिम हुसैन दबाव के तहत इस चोरी का इकरार कर रहा था। मैंने इनायत को बाहर भेज दिया और खादिम हुसैन से कहा कि सच बताओ, असल बात क्या है? वो शरीफ आदमी घबरा कर बोला। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आपस में राजीनामा कर लिया है। घबराओ मत, मैंने उसे तसल्ली दी। तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। जो भी बात है वो सच सच बता दो, उसने आजिज़ी से हाथ जोड़ते हुए कहा। सरकार, मुझे नहीं पता कि ये बकरी किस तरह हमारे बाड़े में पहुंची। मेरा पुत्र भी चोर नहीं है, उसने आज तक किसी का एक थैला भी चोरी नहीं किया। आगे आपकी मर्जी, इंसाफ आपके हाथ में है। मैंने उसके बेटे को अपने कमरे में बुलवाया और कहा कि क्यों भाई, अली असगर, कुछ याद आया कि बकरी कहाँ से उठाई थी? वो अपने बाप को थाने में देख के परेशान हो गया और बोला, हुजूर, जो सज़ा देनी है मुझे दे लें, मेरे अब्बा को कुछ ना कहें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बकरी कहाँ से उठाई थी। आप बेशक मुझे सूली चढ़ा दें, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने बकरी चोरी नहीं की, अली असगर ने कहा। ये बात बिल्कुल सच है कि बकरी हमारे बाड़े से बरामद हुई है। इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। मैंने खादिम हुसैन से पूछा कि तुमने इनायत लोहार से सुलह कैसे की है? कोई रकम दी है? उसने हिचकिचाते हुए कहा कि ये हमारा आपस का मामला है जी। अगर आप मेरे पुत्र को छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो कोई बात छुपा रहा था। मैंने कहा, खादिम हुसैन, इस तरह तुम्हारा बेटा नहीं छूटेगा। अगर तुम असल बात नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे बेटे को कचहरी में पेश कर देंगे। चोरी के केस में आपस में सुलह नहीं हो सकती। उसने तामुल करते हुए कहा कि हुजूर, आपको सारी बात मालूम है, मैं बताऊंगा तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। मुझे कोई बात मालूम नहीं है, जो भी बात है वो साफ साफ बता दो। सच बोलोगे तो बात आगे चलेगी, वरना मैं तुम्हारा राजीनामे को नहीं मानूंगा। आपको कुछ नहीं पता? उसने हैरानी से कहा। वो गुलाब शाह तो कह रहा था कि वो आपसे बात कर चुका है। गुलाब शाह का नाम सुनकर मैं चौंका। मेरे पास कोई गुलाब शाह नहीं आया, मैंने सख्त लहजे में कहा। जरा खुलकर बात करो। मेरे जोर देने पर उसने जो वाकया सुनाया उसकी तफसील कुछ यूं थी। कुछ अर्सा कबल इनायत लोहार ने उससे 10 मरले ज़मीन खरीदी थी और निस्फ से ज़्यादा रकम अदा कर दी थी। बाकी रकम 6 महीने के अंदर अदा करने का वादा किया था, लेकिन इस बात को 1 साल होने को आया था।
इनायत लोहार बकिया रकम देने के बारे में टाल मटोल से काम ले रहा था। अब अचानक उसके बाड़े से इनायत लोहार की मसरूका बकरी बरामद हो गई। थोड़ी देर पहले गुलाब शाह उसके पास आया और बोला, चाचा, सुना है कि तेरा बेटा चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। हाँ, पकड़ा तो गया है, खादिम हुसैन ने कहा। इनायत लोहार की बकरी हमारे बाड़े से बरामद हुई है। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। चाचा, तुम कोई फिक्र ही ना करो। आखिर गुलाब शाह किस दिन काम आएगा। थानेदार अपना यार बेली है। शाम तक तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात है। क्या बात है? तुम्हें तो पता ही है कि इस किस्म के कामों में नावा खर्च करना पड़ता है। इसकी तुम फिक्र ही नहीं करो, खादिम हुसैन ने कहा। जितने पैसे तुम कहोगे मैं लगा दूंगा। तुम ऐसा करो कि इत्मीनान से घर में बैठो। मैं पहले तो थानेदार से बात करके आता हूँ। इसके बाद इस लोहार के पुत्र की सिंगी में अंगूठा देता हूँ। खादिम हुसैन को मालूम था कि गुलाब शाह के पुलिस से अच्छे मरासिम थे, इसलिए वो मुतमईन हो गया। चंद घंटों के बाद गुलाब शाह दोबारा खादिम हुसैन के पास आया और कहा, मेरी दोनों तरफ बात हो गई है। कुछ रकम इस खोते के खुरे को भी देनी पड़ेगी। कौन सा खोते का खुर? वही लोहार का पुत्र। वो पैसे के बगैर किसी भी राजीनामे पर तैयार नहीं है। कितने पैसे मांगता है? लंबी रकम मांग रहा है। कह रहा था कि अगर उसका मुतालबा पूरा ना हुआ तो वह अली असगर को सज़ा दिलवाए बगैर नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तो पता ही है कि पर्चा कट चुका है और माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। अली असगर को कम से कम 3 साल कैद बामशक्कत की सज़ा हो सकती है। मैंने बड़ी मुश्किल से इस खोते के खुर को राजीनामे पर तैयार किया है। कितने पैसों में तैयार हुआ है? तुमने इसे जो ज़मीन की रकम लेनी है ना, वो बराबर समझो। और मैंने अपने लिए कोई लालच नहीं किया। कुछ रकम पुलिस को देनी पड़ेगी और कुछ इनायत लोहार के पास पहुंच जाएगी। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। बस एक पर्चा लिख देना कि इनायत लोहार पर तुम्हारी जो रकम निकलती थी वो तुमने वसूल कर ली है। अपनी तो कोई बात ही नहीं। तुम्हें तो पता ही है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ खिदमत खल्क के लिए करता हूँ। गुलाब शाह, मैं नाशुक्रा नहीं हूँ। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बस ज़रा लड़का घर आ जाए। गुलाब शाह ने इसे ताकीद की कि वो पुलिस के सामने इन बातों का कोई जिक्र ना करे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैंने सारी बात सुनने के बाद खादिम हुसैन से कहा कि तुम्हारे बेटे को एक और रात थाने में गुजारना पड़ेगी। क्यों जी? वो परेशान हो गया। आपने तो वादा किया था कि आपको जब मैं सारी बातें बता दूंगा तो आप अली असगर को छोड़ देंगे। मामला बकरी की चोरी का नहीं है, कुछ और है। अभी तुम घर जाओ, मुझे कुछ और कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो खासी परेशानी के आलम में थाने से रुखसत हो गया। मैंने उसके बेटे को हवालात में भिजवा दिया और इनायत लोहार को अंदर बुलवाया और गुस्से से कहा, मैं तुम्हें दफ़ा 420 के तहत गिरफ्तार कर रहा हूँ। जी? खौफ के बायस उसका मुंह खुल गया। मैंने क्या जुर्म किया है? ये बात तो तुम खुद बताओगे। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। और ये भी बताओगे कि इस दगाबाजी में तुम्हारा साथी कौन है? लो जी, वो क्या कहते हैं कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम। मैंने तो खादिम हुसैन के साथ नेकी की थी। मैंने एक हवलदार को बुलाकर कहा कि इस लोहार के पुत्र को हवालात में बंद कर दे। ये वही हवलदार था जिसके गुलाब शाह से मरासिम थे। इसका नाम कमरदीन था। उसने कदरे हैरानी से पूछा, इसको जी? तो और किसको? मेरे पास तुम्हें और कोई मुलजिम नजर आ रहा है? हवलदार ने इनायत लोहार को बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर ले गया। अगले रोज मुझे पता चला कि गुलाब शाह मेरी अदम मौजूदगी में थाने के 2-3 चक्कर लगा चुका था और ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि इनायत लोहार को किस जुर्म में बंद किया गया है। सुबह के ज़रूरी कामों से फारिग होने के बाद मैंने इनायत लोहार को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्यों भाई इनायत लोहार, कुछ याद आया? मेरा ख्याल है जी, मुझसे बकरी पहचानने में गलती हुई है। उसने जवाब दिया, वो बकरी मेरी नहीं है। ओए, बंदे का पुत्र बन जा और सच बोल दे, वरना 5 साल के लिए अंदर जाएगा। जिस शख्स ने तुझे ये बयान समझाया है वो तेरा सज्जन नहीं है। इस बयान से तू फंस जाएगा। मैं अभी तेरे महल्ले के 4 आदमी बुलवाता हूँ। वो तेरे सामने गवाही देंगे कि बकरी तेरी है। अभी मैं शरीफाना तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करने पर मजबूर न कर। मुझे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। जिस बिच्छू की शय पर तू ये सब कुछ कर रहा है, इसका अब इस थाने में कोई हमदर्द नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसने सारी बात उगल दी और वादा किया कि वो गुलाब शाह के खिलाफ बयान देगा। दोपहर के बाद गुलाब शाह थाने में आया तो मैंने उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। इनायत लोहार ने बताया कि उसने ज़मीन की बकाया रकम बचाने के लिए
गुलाब शाह की मदद से वो साजिश तैयार की थी। बकरी गुलाब शाह ने खादिम हुसैन के बाड़े में बंधवाई थी। वो केस इतना मजबूत नहीं था। मुझे मालूम था कि गुलाब शाह अदालत में जाकर छूट जाएगा, लिहाजा मैंने इससे माफीनामा लिखवाया। इनायत लोहार से खादिम हुसैन की रकम दिलवाई और दोनों को छोड़ दिया। इस कार्रवाई से गुलाब शाह के किरदार पर एक धब्बा पड़ गया था और ये धब्बा हमारे रिकॉर्ड में आ गया था। मुझे यकीन था कि वो दोबारा कोई न कोई हरकत करेगा और मुझे उसके रिकॉर्ड में एक और धब्बे का इजाफा करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह वो बतदरीज हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। चंद हफ्तों के बाद मुझे एक सानहे की इत्तला मिली। रिजवान नामी एक नौजवान जिसकी उम्र 21 साल थी, अपने मकान की पहली मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गया था और अस्पताल में बेहोश पड़ा था। मैंने एएसआई रमजान को सूरत हाल मालूम करने के लिए अस्पताल भेज दिया। वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद वापस आया और बताया कि मामला कुछ पुरअसरार मालूम होता था। रिजवान किसी इत्तेफाकिया हादसे के नतीजे में छत से नहीं गिरा था, इसे कत्ल की नीयत से गिराया गया था। इस वक्त सुबह के 2 बजे थे और हादसा गुज़िश्ता रात किसी वक्त पेश आया था। मैं एएसआई के हमरा अस्पताल पहुंचा और जख्मी नौजवान के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल में रिजवान के अजीज़ व अकारिब भी मौजूद थे। रिजवान को थोड़ी देर पहले होश आ गया है, डॉक्टर ने बताया, मगर अभी वो बात करने के काबिल नहीं है। इसकी हालत नाजुक है और बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। मैंने डॉक्टर की इजाज़त से अंदर जाकर जख्मी नौजवान पर एक नज़र डाली। वो पट्टियों में लिपटा हुआ बेसुध पड़ा था। उसकी नींव व आंखों में शनाख्त का कोई तासुर नहीं था। मैंने डॉक्टर को एक तरफ ले जाकर पूछा, हादसे के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है? मैं आपके एएसआई साहब को बता चुका हूँ कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। किसी संगदिल शख्स ने शदीद तशद्दुद के बाद इसे ऊपर की मंजिल से नीचे फेंक दिया और बज़ाहिर यही नजर आता है कि इसे कत्ल की नीयत से नीचे फेंका गया था। इसे अस्पताल कौन लाया है? रात के वक्त 2 नामालूम अफराद इसे टांगे में लेकर आए थे और यहाँ डालकर चले गए थे। उन्होंने अपना पता नहीं बताया। उनका कहना था कि ये नौजवान जख्मी हालत में गली में पड़ा था। वो इंसानी हमदर्दी के नाते इसे टांगे में डालकर अस्पताल ले आए। मैंने रिजवान के रिश्तेदारों से हादसे के बारे में पूछा, मगर वो कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। रिजवान के बाप ने मेरे इस्तफसार पर कहा कि वो लोग एक शादी पर गए हुए थे और रात के 10 बजे वापस आए थे। रिजवान भी उनके साथ गया था, मगर वापसी में इनके साथ नहीं था। रिजवान की मां ने कहा कि हम ये समझे कि रिजवान शादी वाले घर में रह गया होगा, इसलिए हमने ज़्यादा फिक्र नहीं की। लेकिन सुबह इस हादसे के बारे में पता चला। पता नहीं किस नामुराद ने मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया है। रिजवान की बहन भी वहाँ मौजूद थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। शायद वो इसके हादसे के बारे में कुछ जानती थी। मज़ीद पूछगछ करने पर मालूम हुआ कि रिजवान को अपने कमरे की पहली मंजिल से गिराया गया था। इसे तकरीबन 9:15 बजे के करीब अस्पताल लाया गया था। इसका मतलब ये था कि वो सानेहा 9 बजे से कुछ पहले पेश आया था। सवाल ये था कि रिजवान को इस वक्त शादी वाले घर में होना चाहिए था। वो अपने घर में क्या कर रहा था? इसकी मां के बयान के मुताबिक शादी इनके करीबी अजीज़ों की थी, इसलिए वो वक्त से पहले ही वहाँ चले गए थे। मेरे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि रिजवान का कोई दुश्मन नहीं था। मैंने वक़ुआ पर जाकर मुआयना किया और इधर उधर देखना शुरू किया। मकान की ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे बने हुए थे। दोनों कमरों की हालत ठीक ठाक थी और कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी जिससे ये पता चलता कि वहाँ कशमकश की गई थी। दोनों कमरे ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे। रिजवान की माँ अपने छोटे बेटे और बेटी के हमरा घर आ गई थी और इसी ने हमें वो कमरे दिखाए थे। उसने बताया कि एक कमरे में उसके बेटे और दूसरे में बेटी सोती थी। जिस कमरे को उसने अपनी बेटी की ख्वाबगाह बताया था, इसमें कदम रखते ही मुझे सिगरेट के धुएं की बू आई थी। कमरा बिल्कुल साफ था और उसमें न कोई रागदान था और न ही सिगरेट का टोटा। मैंने रिजवान की मां से पूछा कि आपका कोई बेटा सिगरेट भी पीता है? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। खुदा के फजल से मेरे किसी भी बेटे ने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। मैंने उसकी बेटी की तरफ देखा जो उसके पीछे परेशान खड़ी थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसने एक बार फिर नजरें चुराई। मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये लड़की सिगरेट पीती है? उसकी उम्र 15-16 साल के लगभग थी और सूरत बड़ी मासूम सी थी। दिल मानता ही नहीं था कि वो सिगरेट पीती होगी, लेकिन ये बात यकीनी थी कि उसके जहन पर कोई बोझ था। वो कोई ऐसी बात जानती थी जिसका इजहार करना मुश्किल था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई लड़का इससे मिलने आता था और रिजवान को इस बात का पता चल गया था। मैंने औरत से कहा कि मैं आपकी बेटी से अलहदगी में
باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سچ سعیدہ سے؟ عورت پریشان ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ سعیدہ آپ کے سامنے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے گی۔ عورت کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا، تاہم وہ میرے اصرار پر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سعیدہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور وہ بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ میں نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ دیکھو بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس سے کہا۔ میں تمہاری مدد کرنے یہاں آیا ہوں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے بھائی پر تشدد کرنے والے پکڑے جائیں؟ لیکن مجھے تو کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے۔ میں تم سے وہی بات پوچھوں گا جو تم کو معلوم ہے، اور اس بات کا اطمینان رکھو کہ ان باتوں کے سلسلے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کوئی لڑکا تم سے ملنے آتا ہے؟ نہیں جی، یہاں تو کوئی نہیں آتا۔ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی۔ اس کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی ہے، یہاں سگریٹ کون پیتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں جب یہاں پر آئی تھی تو فرش پر بہت سارے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تمہارے بھائی سے کوئی ملنے آیا تھا؟ میرے بھائی سے؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ لیکن وہ تو… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ غالباً کوئی لڑکی رضوان سے ملنے آتی تھی اور سعیدہ دونوں کی ہی رازدار تھی۔ شاید وہ یہ کہتے کہتے رک گئی تھی کہ وہ تو ایک لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کو کوئی لڑکی ملنے آتی تھی؟ اس نے پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کون سی لڑکی؟ اگر اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ تمہارے بھائی کا جو حشر ہوا ہے وہ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون ہے وہ اور کہاں رہتی ہے؟ کافی تردد کے بعد اس نے لڑکی کا نام زہرہ بتایا۔ وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی اور اس کی کلاس فیلو تھی۔ رضوان اور زہرہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور سعیدہ کے تعاون سے چوری چھپے ملاقاتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس دن چونکہ سعیدہ کے گھر والے شادی میں جا رہے تھے، اس لیے دونوں نے خصوصی ملاقات کا پروگرام بنایا تھا۔ اب معلوم کرنے والی یہ بات تھی کہ اس ملاقات کے دوران وہاں کون آیا اور اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے سعیدہ سے کہا کہ تمہیں کمرہ صاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں سے مجرموں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے تھے۔ میں نے تو ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ میں سمجھی کہ رضوان بھائی کے کوئی دوست آ گئے ہوں گے۔ سعیدہ نے مزید بتایا۔ اس نے بتایا کہ زہرہ 3 بہنوں میں منجلی بہن تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو بہنوں سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ باپ کا نام صداقت حسین تھا اور وہ ایک متوسط طبقے کا کاروباری آدمی تھا، اور وہ تشدد کی ایسی بھیانک کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ پھر رضوان پر کس نے تشدد کیا تھا؟ میں نے باہر جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں سعیدہ نے سگریٹ کے ٹوٹے پھینکے تھے۔ اتفاق سے ان ٹوٹوں کے درمیان سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ بھی تھا۔ وہ پاسنگ شو نامی سگریٹ کا پیکٹ تھا جو اس زمانے میں کافی مقبول تھا۔ میں نے چند ٹوٹے پیکٹ کے اٹھا کر اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ زہرہ کا گھر اسی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو ایک نومر لڑکی نے دروازے سے باہر جھانکا۔ اس نے پھولدار ریشمی قمیض پہن رکھی تھی اور مرمر کا سفید بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کے اندر منہ کر کے کہا، ابا باہر پولیس آئی ہے۔ میرے کانوں میں اس کی مدھم سی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باریک شخص دروازے پر آیا۔ اس کے انداز میں بڑا اضطراب پایا جاتا تھا۔ زہرہ بی بی آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، کیا بات ہے؟ وہ بیٹی کا نام سن کر پریشان ہو گیا۔ میں آپ کی بیٹی سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ اس کی گھبراہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صورتحال سے کافی حد تک آگاہ ہو چکا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک واردات ہوئی ہے کل رات۔ کسی نامعلوم شخص نے رضوان نامی نوجوان کو پہلی منزل سے نیچے پھینک دیا تھا۔ رضوان اس وقت اسپتال میں ہے اور میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت زہرہ بی بی رضوان کے گھر میں موجود تھی۔ میری بیٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صداقت حسین نے میری بات کاٹی۔ میں نے کب کہا ہے کہ اس کا اس معاملے سے تعلق ہے؟ میں اس واردات کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک آراستہ بیٹھک میں لے گیا جس کے فرش پر عمدہ قسم کی رنگین ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ تھانے دار صاحب،
ये हमारी इज्जत का मामला है, उसने परेशानी से कहा। मैं सोफे पर बैठ गया और कहा कि ये एक नौजवान की जिंदगी का भी मामला है, हमें मुजरिमों की तलाश है। थोड़े से तामुल के बाद वो अपनी बेटी को बुला लाया। लड़की की उम्र सईदा के बराबर मालूम होती थी। उसका कद दरमियाना और जिस्म गुदास था। उसने रंगीन चादर ओढ़ रखी थी और वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ उसकी माँ भी थी, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग नजर आती थी। उसने आते ही बड़े रौब से अपने शौहर से कहा, आप अंदर जाकर बैठें, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सदाकत हुसैन कुछ कहे बगैर कमरे से उठकर चला गया। इस औरत ने मुझे सलाम किया और इसी रौबदार लहजे में कहा, आप मेरी बेटी से क्या बात करना चाहते हैं? जो भी बात होगी आपके सामने ही होगी, मैंने कहा, बशर्ते कि आप सुनना चाहें। वैसे मेरा ख्याल है कि समझदार माँ बाप ऐसे मौके पर इधर उधर हो जाया करते हैं। मैं इसी समझदारी पर मट्टी डालती हूँ। माँ बाप को बच्चों के मामलात का पूरा इल्म होना चाहिए। तो फिर बेशक इधर ही बैठें, मैंने कहा और लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो अपनी ओढ़नी का कोना उंगली पर लपेट और खोल रही थी। बीबी, कल रिजवान के घर में क्या हुआ था? जज जी, रिजवान के घर में, उसने बारीक सी आवाज में कहा। मैं रिजवान और उसकी बहन सईदा से मिलकर आ रहा हूँ, मैंने उसे मुंह खोलने पर आमादा करने के लिए कहा। मुझे तकरीबन तमाम बातें मालूम हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारी ज़बानी तफसील सुनना चाहता हूँ। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, उसकी माँ ने कहा। खुद ही सब कुछ किया और खुद ही पूछगछ करने आ गए हैं। क्या मतलब? हमसे क्या पूछते हैं? अपने इस हवलदार से जाकर पूछें, जिसने इन मासूम बच्चों पर जुल्म किया है। औरत ने हाथ नचाकर कहा। हम तो अपनी इज्जत की वजह से चुप हैं। हवलदार का नाम सुनकर मैं चौंका। थाने में ऐसी किसी भी कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया था। मैंने जोहरा से पूछा कि हवलदार अकेला था या इसके साथ कोई और भी था? हाँ, इसके साथ एक रौबदार आदमी था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। हवलदार उसे शाजी शाजी कहकर पुकार रहा था। और हवलदार का क्या नाम था? इसका असली नाम तो मुझे नहीं मालूम शाजी, इसे कमरू कह रहा था। सारी बात वाज़ेह हो गई थी। कमरू का पूरा नाम कमरदीन था और ये वही हवलदार था जो गुलाब शाह बिच्छू को मेरे पास लेकर आया था। और ये शाहजी गुलाब शाही था। जोहरा ने जो तफसील बताई उसका खुलासा कुछ यूं था। वो रिजवान के घर गई थी। अभी से अंदर गए हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दोनों दस्तक की आवाज़ सुनकर घबरा गए। रिजवान ने जोहरा को ऊपर सईदा के कमरे में भेज दिया और खुद जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर गुलाब शाह और हवलदार कमरू खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही दोनों ज़बरदस्ती अंदर घुस गए और रिजवान से उस लड़की के बारे में पूछा जो थोड़ी देर पहले वहाँ आई थी। यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, रिजवान ने जान बचाने के लिए झूठ बोला। लेकिन इसका झूठ किसी काम न आया, क्योंकि गुलाब शाह ने जोहरा को रिजवान के घर में दाखिल होते देख लिया था। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि वो इत्तेफाक से इस वक्त गली में से गुजर रहा था। चूंकि वो बस्ती में होने वाली सरगर्मियों की खबर रखता था, इसलिए उसे ये बात मालूम थी कि रिजवान के घर वाले शादी में गए हुए थे। नेज़ जोहरा की मशकूक चाल और दरवाज़ा खुलते ही अंदर घुस जाना इस बात की दलील थी कि अंदर कोई गड़बड़ थी। बस गुलाब शाह फौरन थाने गया और हवलदार कमरू को बुला लाया। रिजवान के इनकार पर गुलाब शाह ने उसे 2 थप्पड़ मारे और कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। नीचे की तलाशी लेने के बाद ये दोनों रिजवान को लिए हुए ऊपर पहुंचे और देखा कि खौफजदा जोहरा बीबी सईदा के कमरे में बैठी है। जोहरा को देखकर गुलाब शाह ने रिजवान को ठुड्डे मारे और पूछा, ये तुम्हारी क्या लगती है? ये मेरी बहन की सहेली है, रिजवान ने जवाब दिया, और उसी से मिलने आई थी। जोहरा इस वक्त बुर्का पहने बैठी थी और नकाब गिरा रखा था। हवलदार ने उसका नकाब उलट दिया और बुर्के का ऊपर वाला हिस्सा खींचकर अलग कर दिया। फिर पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? खौफ के बायस जोहरा की जबान गूंग हो गई। अपनी और माँ बाप की बदनामी के ख्याल से उस पर सख्ता तारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि वो सईदा की सहेली थी और उससे मिलने आई थी। गुलाब शाह ने उसकी चुटिया पकड़ ली और गुस्से से बोला, हमें इतना बेखबर नहीं समझ, सारे घर वाले तो शादी पर गए हुए हैं, तू यहाँ हराम करने आई थी ना? इन दोनों को थाने ले चलो। दोनों इनकी मिन्नत समाजत करने लगे। गुलाब शाह बिस्तर पर फैल कर बैठ गया और हवलदार कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने दोनों को फर्श पर बिठाया और मुख्तलिफ तरीकों से इनको अजियत देने लगे। रफ्ता रफ्ता इनके दिलो दिमाग पर शैतान का कब्जा होता चला गया और वो दोनों को अजियत देने में लुत्फ महसूस करने लगे। जोहरा ने बताया कि वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी और उसने खुदा से यह ऐद किया कि वो आइंदा कभी भूल कर भी ऐसा काम नहीं करेगी। गुलाब शाह ने उनसे कहा कि अगर वो 1000 रुपया उसे अदा कर दें तो वो इनको छोड़ देंगे।
वरना थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर देंगे। ये उस जमाने की बात है जब सोना 100 रुपए का 1 तोला हुआ करता था। उस वक्त 1000 रुपए का मतलब था कि 10 तोले सोना। आजकल के ज़माने में तो सोना 40-45 हज़ार रुपये में आता है। दोनों सख्त परेशान हो गए क्योंकि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे और इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। ज़ोहरा ने अपनी बालियाँ उतार कर रख दी। रिजवान घर की कीमती चीज़ें पेश करने लगा, लेकिन गुलाब शाह सिर्फ नकद रकम मांग रहा था। उसने रिजवान से कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, रकम का इंतज़ाम करके ले आओ। इस अरसे में ज़ोहरा इधर ही रहेगी, वरना हम तुम दोनों का मुंह काला करके थाने ले जाएंगे और पूरे महल्ले को बताएंगे कि हमने तुम्हें बदकारी करते हुए पकड़ा है। मम, मैं सच कहती हूँ कि हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ज़ोहरा ने कहा। हम सिर्फ बातें कर रहे थे। रिजवान ने कहा कि आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेशक हमारा डॉक्टरी मुआयना करा लें। डॉक्टरी मुआयना भी कराएंगे, गुलाब शाह ने बड़ी कमीनगी से कहा, लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ करेंगे। उसने बुरी नज़रों से देखते हुए ज़ोहरा को कहा। ज़ोहरा उसका मतलब समझकर सर से पैर तक कांप गई। रिजवान ने कहा कि अगर आपने ऐसी हरकत की तो हवलदार ने उसे ठुड्डा मारकर गिरा दिया और बोला, तो तुम क्या करोगे? एक ठुड्डा गुलाब शाह ने भी रसीद कर दिया और बोला, आगे से बोलते हो, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। दोनों ने मिलकर रिजवान की कमीज उतारी और उसके जिस्म के हिस्सों को सिगरेटों से दागने लगे। ज़ोहरा ने शर्म के बायस आंखें बंद कर लीं। गुलाब शाह बार बार 1000 रुपये का मुतालबा कर रहा था। पहली बात यह थी कि रिजवान के लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना मुश्किल था, और दूसरी बात यह थी कि वह इन शैतानों के पास ज़ोहरा को तन्हा नहीं छोड़ना चाह रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और हर तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो गया। ज़ोहरा को अपने घर की अलग परेशानी लगी हुई थी। वो अपनी एक सहेली से मिलने का कहकर घर से निकली थी। उसे यकीन था कि घर वाले उसकी तलाश में निकल पड़े होंगे। वो कभी भी गुरूब आफताब के बाद घर से दूर नहीं रही थी। कमरे में तारीकी फैल गई तो गुलाब शाह ने ज़ोहरा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस असना में रिजवान को शर्ट पहनने की इजाज़त मिल चुकी थी। वो ज़ोहरा के साथ होने वाली ज्यादती बर्दाश्त न कर सका और तेज के आलम में कुर्सी उठाकर गुलाब शाह के सर पर दे मारी। ज़ोहरा भी कुर्सी की जद में आ गई, ताहम उसे ज़्यादा चोट गुलाब शाह के लगने से हुई थी। वो रिजवान की इस जिसारत पर मुश्तइल हो गया और ज़ोहरा को छोड़कर रिजवान पर चढ़ दौड़ा। हवलदार कमरू ने भी रिजवान को मारना शुरू कर दिया।